बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 29 अगस्त है और अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के फ़ाइनल काउंटडाउन का आगाज़ हो गया है। 31 अगस्त की डेडलाइन है। अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज को अफ़गानिस्तान से जाना होगा। इस वीडियो में 3 से 4 इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स क्या थीं, साथ ही बात करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया से तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। 2 से 3 इंतहाई दिलचस्प सिलेक्टेड जो है वो तबसरे मैं आपके सामने रख दूंगा, ख़ास तौर पर जो भारत की आर्मी के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग हैं, उन्होंने इसके हवाले से क्या कहा, पाकिस्तान के हवाले से क्या इशारा दिया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं बात करूंगा। आपको मालूम है कि जब से अफ़गानिस्तान का जो रीसेंट क्राइसिस है, जो सिचुएशन स्टार्ट हुई है 14 अप्रैल के बाद से, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि काबुल पर कब्ज़ा आसान होगा, लेकिन इस कब्ज़े को कायम रखना असल मरहला होगा। तो पहला राउंड जो है वो बिलाशुबा तालिबान ने जीत लिया है। अब उस राउंड का आगाज़ होने जा रहा है जहां पर मुश्किलात का एक पहाड़ होगा। तालिबान के सामने किस किस्म के मसाइल आ सकते हैं उसके हवाले से मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करूंगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे सीन्स जो गुज़श्ता 8 से 10 रोज़ में तस्वीर और वीडियो फुटेजेस काबुल से मौसूल हो रही थी, ख़ास तौर पर जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सराउंडिंग्स में जिस तरीके से गरोह दर गरोह हज़ारों तालिबान जो अफ़गान शहरी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, इस उम्मीद में कि उनको अफ़गानिस्तान से ले जाएगा अमेरिका या फिर वो इत्तेहादी अफवाज, वो फॉरेन मिशंस जो गुज़श्ता 20 साल से अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व थे। इसमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ थीं जिन्होंने इन ममालिक के साथ मिलकर काम किया और गुज़श्ता 20 साल में ड्राइवर्स के तौर पर, इंटरप्रेटर्स, मुतरजम के तौर पर या गाइड के तौर पर काम करते रहे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ना उनके पास पासपोर्ट था, ना उनके पास सफरी दस्तावेज़ात थे, लेकिन वो इस उम्मीद में आए थे कि शायद उनको भी जो है वो अफ़गानिस्तान से जाने का मौका मिल जाए। मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल एक डेलिब्रेट एफर्ट नज़र आता है कि एक ब्रेन ड्रेन हो। इस दौरान आपने वो सीन्स देखे होंगे जिसमें अमरीकी अफवाज जो हैं, जो फ़ौजी हैं और बरतानवी फ़ौजी, वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। जो आउटर सर्कल ऑफ सिक्योरिटी है उसको हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो फुटेजेस, वो तस्वीर आपकी नज़र से गुजरी होंगी जहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट एक कॉमन अफ़गान शहरी के साथ नज़र आ रहा है। अब सीन्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। जो आउटर सर्कल है वहाँ पर तालिबान मौजूद हैं और जो सीन्स हैं काबुल एयरपोर्ट के वो तब्दील हुए हैं। जो हमला हुआ, जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 13 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए और एक बड़ी तादाद में जो अफ़गान शहरी हैं वो भी इसमें जाँ बहक हुए। इस हमले के बाद से जो आउटर सर्कल ऑफ सिक्योरिटी है उसका मतलब ये है कि एक तो जो इनखला का अमल है उसको तेज़ कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, और फिर पेंटागन की तरफ से ये बताया गया कि अब जो वहाँ पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हिसार के लिए मौजूद अमरीकी फ़ौजी थे उनके इनखला का अमल भी शुरू हो गया। आपको याद होगा कि तकरीबन 1000 एडिशनल फ़ौजी जो हैं वो इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को, इनखला के अमल को जो है वो महफूज बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से भेजे गए थे। कुछ और मज़ीद चीज़ें हुई। यूके ने जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अपने इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया। बरतानिया ने जितने फ़ौजी, जितने अपने सफारतकारों और जितने अफ़गान शहरियों को ले जाना था, बरतानिया ने वो अमल मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस ने कर लिया, इटली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बेशतर ममालिक अपने इनखला का अमल मुकम्मल कर चुके हैं। अमेरिका समेत चंद ममालिक हैं जिनके अभी भी इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो अमल वो इस वक्त जारी है। इसी दौरान जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से जो है वो काम करता है, UNHCR, उसने ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि एक बहुत बड़ा एग्जोडस, एक बहुत बड़ी माइग्रेशन होने वाली है। बहुत सारे अफ़गानी जो हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़कर पनाह लेने की कोशिश करेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान, ईरान समेत जिन जिन ममालिक की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है कि आप अपनी सरहदों को खुला रखें और जो भी आता है अफ़गान शहरी उसको जो है वो आप एकोमोडेट करें। अब पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि तैयारी जो है वो की जा चुकी है और एक ईरानियन मॉडल, जिस तरीके से ईरान ने माजी में रेफ्यूजीज़ के लिए कैंप सरहद के ऊपर ही बनाकर उनको जो सेटल्ड सिटीज़ हैं उसमें दाखिल ना होने का बोल दिया था, तकरीबन वैसी ही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में रेप्लिकेट की जाएगी इन केस अगर यहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जो है जो ईरान के
सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई, उन्होंने अफ़गानिस्तान के गुज़श्ता 20 साल के जितने मसाइल हैं उसका ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया। उनकी पहली मुलाकात हुई जो उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इब्राहीम रईसी, उस मुलाकात में उन्होंने जो है सैयद अली खामनाई उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो आप यूँ समझें कि खून आश्याम भेड़िया जो है वो उसके अकब में बैठा हुआ है और वक्त पड़ने पर ये किसी चालाक लोमड़ी की तरह अपना रूप तब्दील करता हुआ नज़र आता है। जो तालिबान हैं उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं काबुल हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल के इर्द गिर्द, और साथ ही जो इस वक्त बहुत सारी NGOs रेफ्यूजीज़ के लिए काम कर रही हैं और अफ़गानिस्तान में, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन का क्राइसिस फेस करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में वो दो ममालिक हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन मौजूद है। अब आ जाते हैं उस तबसरे की तरफ। तस्वीर जो है वो थंबनेल पर मैं लगा चुका हूँ, आप देख चुके होंगे, जिसमें जो बाइडन सर पकड़ कर बैठे हैं, वो सर झुका कर बैठे हैं, वो रंजीदा हैं, वो गमज़दा हैं। और उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनाग जो हैं वो हरचरणजीत सिंह पनाग, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर तबसरा किया कि लुक व्हाट द तालिबान, फिर उन्होंने तालिबान के साथ हाइफन लगा के जो है पाकिस्तान ने जो है हैज़ डन टू द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लैनेट, कि इस कुर्रे अर्ज़ पर जो सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, देखो उसके साथ तालिबान ने और पाकिस्तान ने क्या किया। आपको मालूम है कि अमेरिका का जो सदर है एक सुपर पावर है, उसके पास जिस किस्म के इख्तियारात हैं, इस वजह से अमेरिका की कुर्सी सदारत पर जो भी शख्स बैठा हो उसे दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर किया जाता है कि उसके साथ पाकिस्तान और तालिबान ने क्या किया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो फरीद ज़करी हैं इंडियन ओरिजिन के बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, CNN के साथ काम करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, पूरी दुनिया में इनको जो है वो देखा जाता है। इन्होंने इनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उसका मैंने थोड़ा सा तर्जुमा आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा, जिसमें वो एक किताब को भी कोट कर रहे हैं, लेकिन ये अल्फाज जो हैं वो ठुकराने वाले नहीं हैं, वो सुनने वाले समझने वाले हैं। जिसमें फरीद ज़करिया कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस खाम ख्याली से बाहर आ जाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल को चंद हज़ार अमरीकी फ़ौजियों ने संभाला हुआ था। ये बात जहन में रखें कि अमेरिका ने तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया था और यही बुनियादी वजह थी कि तालिबान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमले नहीं कर रहे थे। अमेरिका ने 20 साल और 20 खरब डॉलर्स खर्च किए। एक वक्त ऐसा भी था जब इत्तेहादी अफवाज की तादाद 1,35,000 थी। 3 लाख अफगान फ़ौज को तैयार किया गया। इस दौरान दुनिया की सबसे जदीद और मुहलिक फ़िज़ाई कुव्वत का इस्तेमाल किया और फिर भी नाकारा पुराने हथियारों से लैस तालिबान को शिकस्त देने में नाकाम हुए, जो तादाद में भी सिर्फ 75,000 थे। जिस फ़ौज को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने तैयार किया वो तो तालिबान को आता देखकर ही भागने में आफियत समझते थे। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ही नहीं था। 2019 के इंतखाबात में 1.8 मिलियन वोट डाले गए, जबकि अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 39 मिलियन यानी कि तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख है 90 लाख है। अफ़गानिस्तान में जिन्हें लीडर्स बनाकर पुश्त पनाही की गई वो करप्शन में अटे हुए हैं। अरबों डॉलर्स की हेर फेर हुई। अफ़गान हुकूमत बैरूनी कुव्वतों की बैसाखी पर खड़ी थी। अमेरिका साल हर साल हाथ पर हाथ रखकर तालिबान को मजबूत होता देखता रहा। बात सिर्फ यह है कि अमेरिका के पास इतना पैसा था कि वो तालिबान की मजबूत होती फलती फूलती कुव्वत पर पर्दा डालकर रखे। अब कुछ भी कह ले, सच तो यह है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई। अमेरिका तालिबान को शिकस्त देने में नाकाम हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का इनखला उसको मज़ीद मुनज़्ज़म बनाया जा सकता था, मज़ाकरात का अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, इनखला कुछ वक्त बाद भी हो सकता था, वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका जो भी कर लेता, नंगा सच, द नेकेड ट्रूथ या फिर सुच्चा सच जो है वो ये है कि शिकस्त का कोई भी तरीका हो, कोई भी तरीका अपना लिया जाए, वो तरीका बाइज़्ज़त नहीं होता। शिकस्त जो है वो बाइज़्ज़त नहीं होती। इसी किस्म के जो है वो मज़ीद तज्ज़िये और तबसरे आ रहे हैं। आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनका और जो तज्ज़िया निगार हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान और ISI की मदद के बगैर तालिबान जो हैं उनकी इस किस्म की विक्ट्री जो है वो मुतवक्के नहीं थी। बहरहाल ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी गुफ्तगू है और ये जो कुछ वाक़यात हुए अफ़गानिस्तान
دوران میں آنے والے کئی دہائیوں تک اس معاملے کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، ریسرچ آرٹیکلز لکھے جائیں گے، فلمیں بنیں گی، ڈاکومنٹریز بنیں گی۔ بہرحال بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کا ایک ڈیفیکٹو رول جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ ڈی جیورے رول میں کس طریقے سے تبدیل ہوگا، اس کو لیجیٹیمیسی، انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کس طریقے سے مل پائے گی؟ ابھی تک میرے خیال میں طالبان نے جو کارڈز کھیلے ہیں بہت ہی سمارٹلی کھیلے ہیں۔ جو طالبان کا ایک سابقہ امیج تھا، جو تاثر تھا پوری دنیا پر، اس کو بڑی حد تک جو ہے انہوں نے بریک کیا ہے۔ ابھی بھی ہمیں جو تنقید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بھارتی میڈیا میں یا یورپین اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو طالبان کے حوالے سے کی جا رہی ہے، وہ میرا خیال ہے ایک پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ ہے جو طالبان کے گزشتہ رول کے حوالے سے، جو ان کا گزشتہ اقتدار 1996 سے آنورڈ 2001 تک رہا، اس کے دوران جو ذہن بنا لوگوں کا، اسی کی بنیاد کے اوپر ابھی بھی تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں، خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن طالبان ابھی تک اس سارے معاملے میں انہوں نے پہلا مرحلہ جو ہے وہ جس طریقے سے جیتا، اور اب وہ ماضی کے طالبان سے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن ہے، خاص طور پر بھارتی میڈیا اس کے حوالے سے پھیلا رہا ہے کہ اس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں، چیزیں بہت تبدیل ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں پنشیر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی حیثیت، اپنی اوقات سے بڑھ کر حصہ چاہتے ہیں حکومت میں، اور شاید یہ کرنا تو طالبان یا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو، لیکن ابھی تک طالبان نے ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ کوئی سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں۔ وہ جو تمام ایتھنیسٹیز کو حصہ دینے جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر سہیل شاہین جو ہیں ترجمان ہیں طالبان کے، ان کے ٹویٹر کے اوپر آپ جا کر دیکھیں، 2 سے 3 چیزیں ذبیح اللہ مجاہد اور سہیل شاہین کی طرف سے بار بار کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ جتنے بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کا جو خواتین ہیں جو ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ان کے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے ایک اعلان جو ہے وہ لگایا گیا، اپنے اس ٹویٹر سے اعلان کیا گیا کہ تمام کے تمام جو خواتین ہیں مختلف منسٹریز کے ساتھ جو کام کر رہی تھیں، وہ اپنی نوکریوں پر واپس آ جائیں۔ یہ جو اور ساتھ میں کچھ ایسی ویڈیوز انہوں نے ٹویٹ کی اور جس میں اور میسیجز ٹویٹ کیے جس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ سکولز، یونیورسٹیز، کالجز کو جوائن کرنا شروع کر دیں۔ اس قسم کے جو اقدامات ہیں، اور پھر عام معافی کا اعلان، یہ وہ سٹیپس ہیں جو طالبان کو لیجیٹیمیسی کے قریب لے کر جا رہے ہیں۔ آلریڈی اس وقت جو اس خطے میں موجود ممالک ہیں، اس میں ایران، پاکستان، کسی حد تک ترکی، بلکہ بڑی حد تک ترکی، اب کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں لیکن بڑی حد تک ترکی بھی ان ممالک میں شامل ہے، پھر روس ہے اور چین۔ یہ وہ ممالک ہیں جو لائکلی نظر آتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک بڑی اچھی لیزون ڈیولپ کر لیں گے، اور لیجیٹیمیسی دینے کا آغاز انہی ممالک میں سے ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ونس دس پروسیس از سٹارٹڈ، تو دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ طالبان کی حکومت یا ان کے اس امبریلا کے نیچے جو انٹرم گورنمنٹ قائم ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جو سیکنڈ راؤنڈ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے 1 ستمبر سے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ہوگا، انکلوسیو گورنمنٹ کا، انٹرم گورنمنٹ کا قیام، اور اس دوران اپنے ایکشن سے طالبان نے خود کو بدلا ہوا طالبان ثابت کرنا ہوگا پوری دنیا پر۔ اور اس دوران بھارت سمیت وہ ممالک جو سازشیں کر رہے ہیں، کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جو انفارمیشن کی گیم ہے، جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو سنبھال پائیں گے، سنبھال سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ اس سچویشن کے اوپر میں نظر رکھوں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔